अध्याय 7 प्राकृतिक संसाधनों का विनाश और पर्यावरण संरक्षण। आमतौर पर जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो प्रत्येक देश की अपनी अलग तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे अमेरिका की आर्थिक समस्या और अफ्रीकी देशों की आर्थिक समस्या अलग अलग है। भारत की सामाजिक समस्या और चीन की सामाजिक समस्या अलग अलग है। पर जब हम पर्यावरण या उससे जुड़ी समस्याओं पर बात करते हैं तो ये पूरे विश्व की एक साझी समस्या है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का आवरण, यानी पर्यावरण किसी व्यक्ति, समाज, राज्य, देश तथा महादेश के चारों ओर प्राकृतिक घटकों का आवरण है। ये प्राकृतिक घटक वायु, जल, जंगल, जमीन तथा वन संपदा है। साथ ही वे सभी छोटे बड़े जीव जो इन सब से जुड़े हुए हैं, वे भी इस पर्यावरण का हिस्सा हैं। इंसान भी इसी पर्यावरण का एक हिस्सा है। प्रकृति में सभी प्राणियों की उत्तरजीविता के लिए एक संतुलित व्यवस्था बनी हुई है। सभी सजीव प्राणी व प्राकृतिक घटक एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इस पूरी व्यवस्था में अगर एक भी कड़ी प्रभावित होती है तो अन्य कड़ियां भी प्रभावित होंगी। एक पानी के जहाज की कल्पना कीजिए जो कई सारे नट बोल्ट से जुड़ा होता है। इनमें से यदि एक नट निकल जाता है तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरा निकल जाए तो भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे ये प्रक्रिया जहाज के मुख्य भागों को कमजोर बना देगी और यह जहाज नष्ट होकर डूब जाएगा। इसी प्रकार यदि हम प्रकृति में विद्यमान जैविक और अजैविक कारकों को नष्ट करते रहेंगे तो हमारा पर्यावरण भी एक दिन नष्ट हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की क्षति पर ध्यान 70 के दशक के बाद गया। यदि पर्यावरण क्षति का आकलन किया जाए तो औद्योगिक क्रांति के बाद विकास अंधाधुंध दौड़ में पश्चिम के विकसित देशों ने धरती के पर्यावरण और इकोसिस्टम को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। आज विकसित देश जब पर्यावरण को लेकर सचेत हो रहे हैं तो उनके द्वारा पर्यावरण प्रतिकूल विकास की पद्धति को भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा अनुसरण नहीं करना चाहिए। विकास की इस दौड़ ने यूरोप की वायु को इतना दूषित कर दिया कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 में 3,10,000 यूरोपियन नागरिकों की मृत्यु वायु प्रदूषण से हो गई थी। भारत में औद्योगिक इकाइयों द्वारा नदियों में अनुपचारित जल छोड़ने से जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 15 लाख बच्चे पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों से 5 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। धरती का तापमान बढ़ना, अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन छिद्र होना, जलवायु में परिवर्तन, महासागरीय जलस्तर का बढ़ना आदि, यह सब पर्यावरण में बढ़ते मानवीय प्रदूषण के कारण हुआ है। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अलग अलग समय पर कई संगोष्ठियों का आयोजन हुआ है, जैसे स्टॉकहोम संगोष्ठी 1972, रियो शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट 1992 तथा पेरिस समझौता 2015 आदि। वर्तमान का उदाहरण लिया जाए तो आज जो कोरोना महामारी फैली है, जिसने बड़े बड़े देशों, बड़े बड़े संस्थानों, बड़े बड़े नीति निर्माताओं को होम आइसोलेट कर दिया है। आज उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस महामारी का समाधान कैसे हो। अंत में कहा गया कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। घूम फिरकर गेंद प्रकृति के पाले में ही आ गई। मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो उसके पर्यावरण, जलवायु और खान पान की पद्धति से जुड़ी है, और यह सब हमें प्रकृति से मिलता है। याद रखिए, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का मतलब है आप इंसान की समस्त प्रजाति को खतरे में डाल रहे हैं। जब हम संतुलित दृष्टिकोण से काम नहीं करते तो विकास विनाश का रूप ले लेता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सिर्फ प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के चक्कर में तो हम विकास की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। मेरा मानना है कि हम सभी को ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है कि केवल विकास को लेकर चलोगे तो समस्या होगी, और अगर केवल प्रकृति को लेकर चलोगे तो भी समस्या होगी। हमें एक मध्य का मार्ग चाहिए, एक बीच का रास्ता। आज भारत को एक संतुलित पर्यावरण अनुकूल सिस्टम के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज एक समावेशी विकास की जरूरत है, जिसमें औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए पर्यावरण अनुकूल तकनीक के आविष्कार की जरूरत है, और मेरा मानना है कि इस तरह की तकनीक विकसित की जा सकती है। भारत में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, और अगर भारत के बेटे बेटियों को मौका दो तो वे क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के आधार पर नया आविष्कार कर सकते हैं, जो प्रकृति के भी हित में होगा और मनुष्यों के भी हित में होगा। कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि इस नई तकनीक का स्वरूप क्या होगा और पुरानी तकनीक में क्या खराबी है।
मेरा मानना यह है कि ये जितनी भी तकनीक है, इनमें से अधिकतर विकसित देशों द्वारा त्याग दी गई है, और हमारे देश में उसी तकनीक को नया मानकर उपयोग में लाया जाता है। हमें ज्ञान विज्ञान की पद्धति को सीखना चाहिए, पर हम बिना सोचे समझे वहां की तकनीक उठा लेते हैं और यहाँ पर लागू कर देते हैं। और मैं नई तकनीक की वकालत इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आज इसकी सख्त जरूरत है। आज ऊर्जा के मुख्यतः दो प्रकार के स्रोतों से हम अपने दैनिक जीवन का संचालन करते हैं। पहला, ऊर्जा के वे स्रोत जो लाखों वर्षों की प्राकृतिक घटनाओं से बने, जिन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोल। और इनके उपयोग से इकोसिस्टम में प्रदूषण भी अधिक होता है। दूसरा, ऊर्जा के वे प्राकृतिक स्रोत जो असीमित हैं, जिन्हें नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, और यदि सही तकनीक द्वारा इनका उपयोग किया जाए तो प्रदूषण भी बहुत कम होगा, जैसे सौर ऊर्जा। आज पर्यावरण जैसे आवश्यक मुद्दों से निपटने के लिए सरकारों को नीति बनाते समय अपने नागरिकों को ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा EIA यानी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का संशोधित ड्राफ्ट लाया गया है, जिसमें जनता के सुझाव की सीमा को घटा दिया गया, और इसे लेकर प्रकृति प्रेमी समूहों ने रोष भी प्रकट किया। मैं ये कहता हूं कि ऐसे मुद्दे जो जनता की सांस से जुड़े हुए हैं, इन पर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये जल, जंगल और जमीन हम सबका है, इसका न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। भारत के लोग भारत की सरकार बनाते हैं। यदि वोट देने में भारत के लोगों की हिस्सेदारी है, तो नीतियां बनाने में भी भारत के लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में कहीं भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाएं फिर से घटित न हो जाएं। आज भारत के प्रचुर संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। इन संसाधनों को लूट लेना चाहती हैं। प्राकृतिक संसाधनों के नीतिगत उपयोग के लिए एक सकारात्मक सोच को विकसित करने की जरूरत है। हम सबको प्राकृतिक संसाधनों के सस्टेनेबल मैनेजमेंट यानी टिकाऊ प्रबंधन को प्राथमिकता देनी होगी, चाहे वो सरकार के स्तर पर बैठे हुए लोग हों, चाहे ग्राम सभा के स्तर पर, चाहे शहर में रहने वाले नागरिक हों या गांव में। हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रकृति के पास इंसान के जीवन को चलाने के लिए सब कुछ है, पर इंसान के लोभ की पूर्ति के लिए कुछ नहीं है। जिस प्रकार आज मेरे पास जो कुछ भी पूंजी है, मैं उसका उपभोग करते समय इस बात का ध्यान रखता हूं कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों को वह बराबर रूप से बांटना चाहिए, और साथ ही कुछ बचत करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका उपभोग कर सकें। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में भी हमें सोचना पड़ेगा। सही अर्थों में तभी वसुधैव कुटुंबकम का भाव सार्थक होगा।